तो आज इसमें कुछ बच्चे नए भी हैं, उन नए बच्चों को भी बातें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। तो लास्ट टर्न पर मैंने आपको ये समझाया कि अगर इस तरह का ये बॉडी है, देखो अगर इस तरह की ये बॉडी है, ये एक बॉडी रखी है, ये सरफेस है, इस बॉडी पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ऐसे बताया था, और बॉडी चली इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस और ये एंगल थीटा है। तो वर्क का फॉर्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर एफ जो है वो फोर्स है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये सारी बातें लास्ट टर्न पर अपन ने की थी और इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं था, यहां तक कि मेरा मानना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उस इंपॉर्टेंट बात को महसूस करना है और साथ में उस इंपॉर्टेंट बात को समझना है। ये जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट है। ये तभी लगता है जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब मन में सवाल आता है कई बार कि सर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगा बॉडी के ऊपर, तो 10 न्यूटन का फोर्स अभी लगा, 1 सेकंड बाद भी 10 न्यूटन है, 1 मिनट बाद भी 10 न्यूटन है, 2 मिनट बाद भी 10 न्यूटन है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। इसका मतलब ये है। अब मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने अभी तो फोर्स 10 लगाया, 2 मिनट बाद फोर्स हो गया 11, 3 मिनट बाद फोर्स हो गया 9 न्यूटन, 4 मिनट बाद फोर्स हो गया 15 न्यूटन, 6 मिनट बाद फोर्स हो गया 8 न्यूटन। तो अलग अलग टाइम पर फोर्स अलग अलग हो गए, बात को समझना, अलग अलग टाइम पर फोर्स क्या हो गए बच्चे, अलग अलग हो गए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे वर्क, वो हमें समझना है। तो नोट करके लिखो, वर्क W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, नोट करके लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज ओनली अप्लाइड, लिखें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज ओनली अप्लाइड व्हेन W is equal to Fs cos theta is only applied when force is constant. W is equal to Fs cos theta is only applied when force is constant. लिख लें W is equal to Fs cos theta is only applied when force is constant. साफ साफ लिख लें, W is equal to Fs cos theta is only applied when force is constant. If force is variable, लिख लेना, if force is variable, force अगर वेरिएबल है, if force is variable then this formula cannot be applied. If force is variable then this formula cannot be applied. अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। इफ फोर्स इज वेरिएबल देन दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। तो दिमाग में रखें कि अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स की वैल्यू बार बार बदल रही है, जैसे मैंने बताया 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, 9 न्यूटन, 15 न्यूटन, 8 न्यूटन, ऐसे फोर्स अगर बार बार बदल रहा है तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, नहीं लग सकता है। बात समझ गए? इतनी बात दिमाग में घुस गई। अब सवाल है फिर वो कैसे निकलेगा वर्क। तो हेडिंग डालो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हेडिंग डाल दे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। असाइनमेंट के क्वेश्चंस के डाउट जो लास्ट टाइम पर असाइनमेंट दिया था,
अपन एंड में 15 मिनट में डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। असाइनमेंट मुझे याद है, अभी मैं उन बच्चों के नाम भी बोलूंगा जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि असाइनमेंट और टेस्ट दो चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन सब एंड में बात करूंगा। अभी अभी अपन नया टॉपिक लिख लें, तो एक डाल दें फटाफट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय किससे? वेरिएबल फोर्स। अब हमें यह निकालना है कि वर्क डन कैसे निकालेंगे? वेरिएबल फोर्स से। अब आप देखो जरा जल्दी से, ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इधर फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। और मान लो ये जो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ध्यान से सुनना, और मान लीजिए वो कोई भी ग्राफ आ जाए, और मान लो साहब ऐसा ऐसा ग्राफ आ गया। अब आप देखो जरा यहां से, समझो पहले कैसे पता चलेगा कि जो वर्क है, जो फोर्स है वो वेरिएबल है। अब बोर्ड पर देखो, मैं कहूं कि इस वाले पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर इतना फोर्स लग रहा है F1, देखो दिख रहा है। अब मैं जब यहां पहुंचा, यहां, अब मैं कहूं कि कितना फोर्स लग रहा है, तो यहां देखो इतना फोर्स लग रहा है, दिख रहा है। अब मैं यहां पहुंचा, तो आप देखो यहां कितना फोर्स लग रहा है, कोई पूछे तो मैं कहोगे इतना फोर्स लग रहा है। पहले ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप ग्राफ से देखना जानते हैं, जानते तो सभी हो, तो आप देखो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग फोर्स है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है फोर्स वेरिएबल है। तो ये कुछ बच्चे पूछते हैं सर पता कैसे चलेगा फोर्स वेरिएबल है? एग्जाम में आ जाएगी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब अगर फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, मेरी बात समझो, अगर फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है तो दिख रहा है ये 100 न्यूटन है, लिखा है ना, तो ये 100 न्यूटन फोर्स कौन सा हो गया? फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। 100 न्यूटन का मतलब फोर्स कैसा हो गया? फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर जो फोर्स है ये वेरिएबल है, दिख रहा है। तो जब भी वेरिएबल फोर्स का सवाल आए, आप क्या करो, यो एरिया अंडर कर्व निकालो। जैसे ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये यहां से यहां तक, तो इसके नीचे का जो ये एरिया आ रहा है, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया अंडर कर्व है, ध्यान रखना, ये जो एरिया होगा, ये जो भी एरिया बता रहे हैं, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। बात समझ गए? ये इसके नीचे का जितना भी एरिया है इसको वर्क डन कहते हैं। तो लिखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ऐसा लिखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, work done by variable force can be calculated by taking out the work done by variable force can be calculated by taking out the area under curve, by taking out the area under curve, by taking out the area under curve। बात समझो, तो वर्क डन by variable force can be calculated by taking out the area under curve। जो भी एरिया है उसको निकाल लो, उससे क्या निकल आएगा? वर्क डन निकल आएगा। अब आप ये फिगर बना लें फटाफट, और ये फिगर बना के फटाफट वर्क डन निकाल लें, एरिया अंडर कर्व। जल्दी से फास्ट ड्रॉ दिस फिगर, जल्दी से फास्ट, ये फिगर बना लो, फिर अपन जल्दी से वर्क डन को समझ लेते हैं।
वर्क डन निकल आएगा एरिया अंडर कर्व से। जो एरिया होता है ना कर्व के नीचे का, ये जो एरिया है, इससे वर्क डन निकलेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात भली बात ही आपको समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लिया आपने? फटाफट नोट डाउन कर लो फास्ट। तो इस तरह से ये वर्क डन निकल आएगा। हो गया? क्लियर है यहां तक? चलो अब एक दो जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस इसके होते हैं। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन। किस तरह के इसके क्वेश्चंस हैं वो एक बार जरा अपन देख लेते हैं कि साहब किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। चलिए आओ अपन जरा कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं वर्क डन के, इस तरह की जिससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए क्या करोगे आप उसके अंदर। चलो यार, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको जरा नोट डाउन करो। इनको पहले आप नोट डाउन कर लो फास्ट, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो जस्ट नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को जरा नोट डाउन कर लो, फिर बातचीत करते हैं। और आपसे पूछा है वर्क डन, तो जितने बच्चे वर्क डन व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आंसर भेजो। तो जितने बच्चों से वर्क डन निकल रहा है वो निकाल लें और व्हाट्सएप ग्रुप में ही मुझे फटाफट आंसर भेजें, जल्दी निकालिए। चलो जरा, किसी बच्चे का आंसर आया क्या? फटाफट चेक करके बताओ। किसी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं भेजा? हाँ, स्नेहा शर्मा ने आंसर भेज दिया 32.5। प्रांजलि ने आंसर भेजा 22.5। अभी दो बच्चों ने आंसर भेजा, एक प्रांजलि ने और एक स्नेहा ने। तो स्नेहा बेटा, बाय चांस की बात है कि आपका आंसर गलत है और प्रांजलि का आंसर सही है। और एक बच्चे और ने आंसर भेज दिया, इसका नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास नाम क्यों नहीं है। बेटा नाम भेज, तेरा नाम क्या है? तुम लोग रोज नंबर बदल लेते हो क्या? इसका नाम ही नहीं है मेरे पास। रिया का आंसर सही है, रिया का आंसर सही है। ओके सार्थक बेटा, आप नंबर बदल लेते हो रोज? मैं नंबर सेव कर करके परेशान हूँ, रोज नए नंबर आ जाते हैं।
सार्थक, चलो दोबारा सेव कर लिया 11th। पहले भी एक नया नंबर था सार्थक। आ, सही है, संदीप शर्मा का गलत है। संदीप शर्मा का गलत है। बाकी लोग देखो। अब देखो कैसे हो। नए ग्रुप में बच्चे, नए वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं जो अभी नए ज्वाइन किए हैं 1-2 दिन पहले, उनमें से कोई आंसर भेजो बेटा। न्यू न्यू वाला बैच सकंड पांडे है, अंजू है, इन सब के नाम मुझे नहीं पता है, ये लोग आंसर भेजो। नए वाले बैच जो बच्चे हैं जल्दी से, न्यू 11th फिजिक्स जो बैच व्हाट्सएप ग्रुप, वो लोग आंसर भेजो फटाफट। उनमें से किसी का भी आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं, बाकी आप करना। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अपन पकड़ लेते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो अपन ने ले लिया, अब मैं इसको और समझाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा। ये वेरिएबल फोर्स है, पहले तो ये समझो। अब कैसे पता चलेगा वेरिएबल फोर्स है? देखो यहां पर फोर्स लग रहा है 10, यहां पर फोर्स हो गया 15, फिर हो गया फोर्स कम। तो आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। वर्क डन जो है वो एरिया अंडर कर्व है। अब अपन अलग अलग एरिया निकाल लो। इसका एरिया A1 मान लो। अब देखो ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर समझदार हो तो लेंथ 1 हो गई, क्योंकि मीटर में S1, और विड्थ हो गई 10। तो इसका एरिया तो आ रहा है 10। आ रहा है? ये बात समझ आ गई? ऐसे समझो। अब ये जो है ना, ये जो फिगर है, अगर आप कुछ जानते हो इस फिगर के बारे में तो ये ट्रेपीजियम लग रहा है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया निकलता है A2 मान लो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये है और ये है, तो ये तो हो गई 10 और ये हो गई 15, तो हाफ 10 प्लस 15 इंटू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 1 होगा। तो 10 प्लस 15 कितने हो गए? 25, 12.5 हो गया, 12.5। 12.5 समझो, 12.5 हो गया। अब इसका एरिया आ जाओ, A3 हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है तो बेस कितना है? 1, और हाइट ये हो जाएगी, तो ये कितना है? ये 15 है, 15। तो ये 7.5 आ रहा होगा, 7.5। बोर्ड पर देखो ये 7.5 आ रहा है। ठीक है, ये समझ आया? अब इस पर आ जाओ, इसका एरिया A4। तो A4 ये भी ट्राइंगल है हाफ। अब इसका जो बेस है वो तो 1 है, और इसकी हाइट जो है वो 15। अभी तो अपन मैग्नीट्यूड ले लो 15। अब मेरी बात समझना, अभी समझाता हूं। इसका मैग्नीट्यूड ले लो 15, तो ये 7.5 आ जाएगी। अब जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे एरिया अंडर कर्व, बोर्ड पर देखना, तो ये एरिया 10 लोगे, ये एरिया लोगे 12.5, 12.5, ये एरिया लोगे 7.5, और ये नीचे है, नीचे। तो ध्यान रखो, अगर ऊपर का एरिया मैं प्लस ले रहा हूं तो नीचे का एरिया माइनस लूंगा 7.5। ये गलती मत करना, क्योंकि एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो अपन कैसा मानेंगे? माइनस मांगेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 22.5 जूल्स। नोट कर लो।
अब मुझे देख के बताओ क्या सब बच्चे सीख गए? अगर सब बच्चे सीख गए तो ग्रुप में यस लिखो फटाफट। अगर सारे बच्चे सीख गए तो ग्रुप में फटाफट यस लिखो, फास्ट। अगर सारे बच्चे सीख गए तो फटाफट यस लिखिए, फास्ट, जल्दी जल्दी। नए वाले बैच के बच्चे जल्दी से बताओ, सारे बच्चे सीख गए तो जल्दी से यस लिखो फटाफट। फटाफट, जल्दी जल्दी। न्यू 11th वाले बच्चे सीख गए, जल्दी जल्दी यस लिखो। सभी लोगों को यस लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो यस, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा और अब आंसर बताना। ओके, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ढंग से करना उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, बताओ आंसर फटाफट। ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन को निपटाइए। ट्राई दिस क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, ये क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन लिख लें फिर क्वेश्चन को करें। फटाफट। बताइए आंसर जल्दी। करो क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। चलिए देखते हैं साहब किस किस के आंसर्स आ गए। वेरी गुड, दिव्यांश का आंसर आ गया और दिव्यांश का आंसर आ गया है। और किस किस का आ गया? और किस किस का आ गया भैया आंसर? प्राची चौधरी का आंसर आ गया। कई सारे बच्चों के आंसर्स आ गए। चलिए, तो कई सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया। अब अपन देखते हैं साहब कैसे होगा क्वेश्चन। बोर्ड पर देखो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपन ने ये पकड़ लिया एरिया, है ना। अब जल्दी से देखना यार कैसे होगा क्वेश्चन। कई सारे बच्चों ने इसके आंसर भेज दिए हैं मुझे। देखो, इसका एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो 1 इंटू ये 2, तो इसका एरिया तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। इसका एरिया आ गया 2।
इसका एरिया निकाल लो तो इसका एरिया होगा हाफ पैरेलल साइड, तो ये कितनी है 2 प्लस ये कितनी है 4 और ये एक ही है तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया यार, 4 + 2 6/3। इसका भी ऐसे ही निकलेगा हाफ। अब इसकी पैरेलल साइड ये हो गई 4 प्लस ये हो गई 3 और ये एक ही होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि एक ही है, तो 7 3.5 आ रहा होगा, ये 3.5 आ रहा है ना। और इसका निकलेगा 1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? 3 मानी जाएगी, 3, तो 3 हो गया। अब आप देखो कि सारे के सारे एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो वर्क डन आ जाएगा इन सबका सम कितना होगा? 2 + 3 + 3.5 + 3, जोड़ लो कितना हो गया? 3 तो 5 8 11.5 और वर्क का यूनिट जूल्स होता है, तो आंसर आ गया 11.5 जूल्स। इस तरह से ये सबका आ गया होगा और देखो करीब करीब सभी बच्चों ने कर लिया। वेरी गुड बेटा, नए बच्चों ने भी निपटा दिया, बहुत बढ़िया बेटा। 11.5 आंसर आ रहा है और करीब करीब सभी बच्चों ने कर लिया। वेरी गुड बेटा। हाँ स्नेहा बेटा सही है, सबका सही है, सभी का सही है, तो मैं नाम किसी का बोल नहीं रहा हूँ, सभी बच्चों का सही है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करके दिखाएं, फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, फिर दूसरे टॉपिक पर आना है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें जल्दी से, नोट डाउन कर लो। अब सही करना। सुयश बंसल ने तुरंत आंसर भेज दिया, वेरी गुड सुयश बंसल, फास्टेस्ट एंड करेक्ट। सुयश बंसल का आंसर तुरंत आ गया, फास्टेस्ट है और करेक्ट है। अरे वाह, सभी ने निकाल लिया, वेरी गुड बेटा, सभी करेक्ट। वाह जी वाह, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर 10 जूल्स आएगा। आप देखो कैसे आएगा 10 जूल्स, इसका एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड, ये 2 है लेंथ, 2 इंटू 10 20, इसका आएगा 2 1 ही नहीं, 2 इंटू 10 नहीं आएगा, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 10 होता है, और ये आएगा 1 इंटू 10, ये भी 10 ही होगा, और ये आएगा 1 इंटू 10, ये भी 10 होगा। तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा 10, ये -10 नीचे है, ये -10 + 10 जूल्स। तो ये बातें आपके दिमाग में घुस चुकी हैं, ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं साहब। इतना देखने के बाद अब मैं फिर से कुछ दूसरी चीजों पर आता हूं। नाउ नेक्स्ट कम टू द टॉपिक एनर्जी। हैंग डाल दो एनर्जी। नाउ जस्ट कम टू दिस टॉपिक एनर्जी। अब हमारी हेडिंग है एनर्जी क्या होती है। अब हमें समझना है वर्क पावर एनर्जी के अंदर एनर्जी समझना है, काइन एनर्जी समझना है, एनर्जी। अभी आप हेडिंग डाल दो एनर्जी, हेडिंग डाल दो। तो अब आप क्या करेंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे एनर्जी, फटाफट हेडिंग डाल दो, ऐसे कॉपी में हेडिंग डाल दो एनर्जी। जस्ट पुट द हेडिंग
एनर्जी, ENERGY, एनर्जी हेडिंग डाल दीजिए फटाफट कॉपी में। अब एनर्जी हेडिंग डाल दें फटाफट जल्दी से, फास्ट। और जैसे ही आपने एनर्जी हेडिंग डाली होगी, अपने आप से पूछो एनर्जी होती क्या है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि बेसिकली एनर्जी का मतलब क्या होता है। अपने आप से पूछो एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ये हमें समझना है कि व्हाट इज दिस वर्क एनर्जी। एक मिनट बेटा। अब मेरी बात समझें। एनर्जी, एनर्जी का बेसिक मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई पूछे एनर्जी क्या है तो हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा है ए ना, ये बच्चा है ए, ये मान लो ए बच्चा है और ये 1 किलोमीटर दौड़ पाया। ये 1 किलोमीटर दौड़ पाया, मेरी बात समझना। और ये दूसरा बच्चा था बी, बी इसको दौड़ाया, ये 1.5 किलोमीटर दौड़ गया, ये दौड़ गया बिना रुके 1.5 किलोमीटर। और ये तीसरा बच्चा है सी, ये सी बच्चा है तीसरा, ये तीसरा बच्चा है सी, ये 0.75 किलोमीटर ही दौड़ पाया और उसके बाद बैठ गया। अब यहां पर देखो 3 बच्चे दौड़ रहे थे, बच्चा ए, बच्चा बी और बच्चा सी। तो सबसे ज्यादा जो दौड़ पाया बच्चा बी और सबसे कम जो दौड़ पाया वो था बच्चा सी। तो मैं कहूंगा जो बच्चा सी है इसकी एनर्जी बहुत कम है, चाइल्ड सी की एनर्जी बहुत कम है क्योंकि ये 0.75 किलोमीटर ही दौड़ पाया। तो एनर्जी का बेसिकली मतलब होता है, मेरी बात को समझो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम हम कर सकते हैं उसको एनर्जी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना काम फिजिकल वर्क आप कर सकते हैं उसको एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्क ही एनर्जी है। तो पहली लाइन लिखे, एनर्जी इज द एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी, वर्क खत्म हो गया, उस पर आ रहे हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, फुल स्टॉप। बेसिकली एनर्जी इज मेजर्ड बाय द basically energy is measured by the amount of work done. Basically energy is measured by the amount of work done. एनर्जी को मेजर्ड होगा, वो होगा मेजर्ड किससे होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। मोर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मोर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मोर इज द एनर्जी। मोर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मोर इज द एनर्जी। जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हो साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा की जो एनर्जी होती है विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एसेट्रा एसेट्रा। ढेर सारे तरह की एनर्जी होती हैं। साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह की दुनिया में अलग अलग तरह की, कई सारे अलग अलग तरह की क्या पाई जाती हैं? एनर्जियां पाई जाती हैं।
तो साउंड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ऐसे दुनिया में कई सारे तरह की एनर्जीज पाई जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो वही होगा जो वर्क का है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल्स। भाई वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल्स। भाई एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो चाहे मैं कहूँ साउंड एनर्जी का यूनिट बताओ, चाहे मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बताओ, चाहे मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बताओ, चाहे मैं कहूँ मस्कुलर एनर्जी का यूनिट बताओ, सबका यूनिट जूल्स होगा। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी? आंसर है जो वर्क है, वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। मैं कहूँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? वही होगा जो वर्क का होता है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1l2t-2 m1l2t-2। तो ये सारे डेफिनेशन हो गए एनर्जी का। ये लिख लो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स। अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होगा? कोई पूछे सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता आर्क्स। कोई पूछ ले साहब क्या रिलेशन होगी जूल में और आर्क में? एक जूल में 10⁻7 आर्क्स होते हैं। एक जूल के अंदर 10⁻7 आर्क्स होते हैं। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, सीजीएस यूनिट होता है आर्क्स। एक जूल के अंदर 10⁻7 आर्क्स होते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2 होता है। इस तरह से ये चीजें होती है। समझ गए होगे? क्लियर हो गई होगी? ठीक है, तो ये सब लिख लिया। एनर्जी का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एक जूल में इतना, स्केलर क्वांटिटी, ये सब साउंड एनर्जी, ये सब क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज और लिख लें, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, तो लिखो अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कुछ और भी यूनिट्स होते हैं एनर्जी के। ऐसा यूनिट तो ठीक है जूल्स होता है, कुछ और भी यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नया यूनिट है, बहुत सारे कम बच्चों को पता होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, जब हम उसको चेंज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है। दूसरा यूनिट होता है एनर्जी का कैलोरी। कैलोरी भी यूनिट होता है, कैलोरी। एक कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल्स। ये सब दिमाग में रखिएगा। तीसरा यूनिट होता है किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। एक किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलोरी है, किलोवाट आवर है। तो ये सब अलग अलग दुनिया के अलग अलग यूनिट्स हैं, किसके? एनर्जी के। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा? बात समझ में आ गई होगी? तो जो दूसरे यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, ये भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स होता है। कैलोरी होता है, एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल्स होता है। किलोवाट आवर होता है, एक किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। इतने सारे यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, इतनी सारी बातें होती हैं एनर्जी में। और मुझे लग रहा है ये बात हर किसी को समझ में आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे कोर्स में ये सब इतनी सारी एनर्जियां नहीं लिखी। जैसे मैंने तो अभी आपको ढेर सारी एनर्जी बताई, तो हमारे कोर्स में इतनी सारी एनर्जी नहीं है। हमारे कोर्स में जो एक एनर्जी है वो केवल एक ही एनर्जी है, वो है मैकेनिकल एनर्जी।
हमारे सिलेबस में केवल एक ही एनर्जी लिखी है। कौन सी एनर्जी लिखी है? मैकेनिकल एनर्जी लिखी है। हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा एनर्जियाँ नहीं लिखी। हमारे सिलेबस में केवल एक ही एनर्जी लिखी है और उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी हमें केवल ये दो एनर्जी पढ़नी है डिटेल में, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए मैकेनिकल एनर्जी, लिखो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ तो आज से तो देखो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टू एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दो एनर्जी का सम होता है, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये बातें आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज से कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। कोई पूछे अब हमें ये दो एनर्जी डिटेल में पढ़ना है, तो आज हम एक एनर्जी पढ़ेंगे और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। अब मैं थोड़ी देर बोलूंगा, आपको सुनना है, लिखना नहीं है। जब मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना है। तो सवाल है ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोर्ड पर देखिए, वो तो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा सवाल था कि काइनेटिक एनर्जी, अभी नहीं लिखना, अब आप केवल हेडिंग डाल के छोड़ दो, सुनो। तो मेरा सवाल है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि एनर्जी ये होती है साहब। अब आप देखो यहां पर एक गाड़ी चल रही है, सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, एक गाड़ी चल रही है। जरा सोचो ये गाड़ी चल रही है, ध्यान से देखना, ये गाड़ी चल रही है। अब क्या हो जब ये गाड़ी चल रही है, ध्यान से देखना, जब ये गाड़ी चल रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और सडनली इस चलती हुई गाड़ी के आगे एक बच्चा आ गया। ध्यान से सुनो, एक रामू नाम का बच्चा इस चलती हुई गाड़ी के आगे आ गया। अब सोचो इस रामू का क्या होगा अगर ये गाड़ी चल रही है और इस चलती हुई गाड़ी के आगे रामू आ गया। तो थोड़ी देर में हमें रामू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ी देर में रामू को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब सवाल है गाड़ी चल रही थी, रामू आ गया, तो रामू को क्या हो गया? गाड़ी रामू के ऊपर चढ़ गई। अब आप सोचो गाड़ी चढ़ गई रामू के ऊपर, तो ऐसा क्या कर दिया गाड़ी ने? गाड़ी में एनर्जी थी, जब गाड़ी चल रही थी तो उसमें एनर्जी थी, और जब गाड़ी के आगे रामू आ गया तो वो सारी गाड़ी की एनर्जी रामू में घुस गई। और जब वो सारी गाड़ी की एनर्जी रामू में घुस गई तो कहीं से रामू का हाथ टूटा, कहीं से रामू का पैर टूटा, कहीं से रामू का लंग्स टूटा, रामू हॉस्पिटल में। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब ये गाड़ी चल रही थी और मान लो गाड़ी नहीं चल रही होती, गाड़ी सड़क पर खड़ी होती, ऐसे ऐसे खड़ी होती, और इसके आगे रामू आ जाता। मान लो रामू इस गाड़ी के आगे आया था, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी रेस्ट में, रामू आ जाता गाड़ी के आगे, तो रामू को कुछ होता? कुछ नहीं होता। हम कार के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ होता? नहीं होता। लेकिन जब कार चल रही होती है और हम उसके आगे आ जाते हैं तो हमें कुछ होता? बिल्कुल होता, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी है, और वो एनर्जी रामू में घुस गई, और तो वो ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जब आंधी तूफान आता है तो उस समय क्या होता है? पेड़ हिलते हैं, हवा चलती है, तो उस हवा में कौन सी एनर्जी है साहब? काइनेटिक एनर्जी। कितनी तबाही मचा देती है, कितनी स्ट्रांग होती है काइनेटिक एनर्जी। जब पानी में वेव्स आती हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब समुद्र में तूफान आ जाता है तब साहब क्या होता है आपको पता है? तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी।
2-3 साल पहले केदारनाथ में जो हुआ, आप सबको वो हादसा याद होगा, न्यूज़पेपर में देखा आपने, वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब बातें आपके दिमाग में घुस गई होंगी। रामू को हटाते हैं यहाँ से। अभी अभी कोई लिखना नहीं है, सुनना है। मैंने आपसे कहा था सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये जो है व्हीकल, मूविंग व्हीकल, सिंस इट डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वर्क कर रही है अगेंस्ट, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है साहब? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, बात समझ रहे हो? तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, बात समझ गए? तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है, मैंने बताया कौन कौन सी दो होती है, देखो जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बात करूंगा आज काइनेटिक एनर्जी की, मैं बात समझूंगा काइनेटिक एनर्जी की, मैं सवाल करूंगा काइनेटिक एनर्जी के। मैं आज जब घर से यहाँ से पहुंचूंगा, घर बैठूंगा, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। पोटेंशियल का नाम पता होगा। तो मैकेनिक्स में दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण। अभी लिखना नहीं है, लिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल के कारण, ये अगले टर्म पर आएगा, पोजीशन के कारण। तो साहब हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है। इट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बात को समझो भैया, इतनी बात समझ गए क्या? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? जल्दी से, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और वहां पर लिखो, अगर समझ में आ रही है तो यस, नहीं समझ में आ रही तो पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा। जल्दी जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, लिखो फटाफट, फास्ट। हाँ, चलो अब हेडिंग डाल दो काइनेटिक एनर्जी, जल्दी से हेडिंग डाल दो काइनेटिक एनर्जी, लिखो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये लाइन लिखनी है, लिखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये लाइन लिखिए फटाफट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, लिख लिया। अब सेकेंड लाइन लिखो, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। ये भी लिखना है, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क that a body can do. It is measured by the amount of work that a body can do against an opposing force acting on it before coming to rest. It is measured by the amount of work that the body can do against an opposing force acting on it before coming to rest.
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और अगर हम बात कर लें इसकी, इट इज मेजर्ड, कैसे मेजर्ड होगी? इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। लिख ले एग्जाम्पल्स। अ व्हीकल इज इन मोशन, जो व्हीकल मोशन में है, सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, वाटर फ्लोइंग अलोंग ए रिवर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। आपने देखा होगा बुलेट में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आदमी ऊपर तक पहुंच जाता है, तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारे एग्जांपल्स लिख ले काइनेटिक एनर्जी के, फास्ट नोट डाउन कर लो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी के सारे एग्जांपल्स। तो काइनेटिक एनर्जी के सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लें। तो एक व्हीकल मोशन कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सैटेलाइट जो घूमती है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वाटर फ्लोइंग अलोंग रिवर, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना है। तो देखो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अपन दूसरे वाले पेज पर आ गए हैं, यहां पर ड्राइव करेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी जल्दी से। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान से सुनना है, बोर्ड पर ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर केंद्रित करेंगे, तब जाके आपको मेरी बात आगे की समझ में आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा बोर्ड पर। ये एक मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ठीक है। यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, सुनना है पहले समझ लें, वहां पर एक बॉडी रखी हुई है। ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया F, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया F और बॉडी चल दी। मेरी बात को समझो, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया F और बॉडी चल दी, और बॉडी पहुंच गई यहां पर, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई। अब वेलोसिटी जो है वो v हो गई और ये फोर्स लग गया था। अब मेरी बात को समझो यार, मेरी बात को समझना यार, ये बॉडी काय में थी? रेस्ट में थी। ये बॉडी काय में थी? रेस्ट में थी। मेरी बात समझो, इसको हमने चलाया और इसकी वेलोसिटी v ले आए, यानी इस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया? वर्क किया। इस बॉडी के ऊपर मैंने काम किया, और अगर मैंने इस बॉडी के ऊपर काम किया, वर्क किया, तभी ये बॉडी चली। तो आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन, सुनते चलना, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a body, in moving a body which is at rest, which is at rest. तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। मेरी बात समझना, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को समझना, काइनेटिक एनर्जी वर्क है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगी, सुनते जाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन सब बच्चों को पता है, 9th क्लास में पढ़ाई जाती थी। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जानते हो ना? पहले सुन लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जानते हो कि नहीं जानते हो? v क्या चीज होती है यहाँ पर? वेलोसिटी फाइनल। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी।
ए क्या होता है एक्सीलरेशन और एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, बॉडी चली यहां से यहां तक पहुंच गई, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, और फाइनली बॉडी यहां पर आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई वी, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। अब अपन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो वी तो वी है, वी तो वी है दिख रहा है, यू जीरो है, यू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो है, टू ए एस, तो यहां से ए एस की वैल्यू निकाल लो, तो दिमाग लगाओ यहां से ए इंटू एस आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन टू, समझना यहां से ए इंटू एस कितना आ रहा है, टू नीचे आ जाएगा तो ए इंटू एस कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, ये यहां रख दो यहां, तो देखो मास और इन दोनों की जगह एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ए एस का मतलब एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है वी स्क्वायर अपॉन टू, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। तो आज के बाद कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी जो आती है हाफ एम बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला कैसे आया साहब, उस फॉर्मूले को अपन ने ऐसे निकाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी कि कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी फटाफट, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, kinetic energy is basically the amount of work done in moving a body, kinetic energy is basically the amount of work done in moving a body देखो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में दिख रही है, वेलोसिटी जीरो दिखाओ, ये बॉडी चली है फाइनल वेलोसिटी वी दिखाओ, पूरा ड्राइव करो, काइनेटिक एनर्जी वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और ड्राइव करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर फटाफट। तो आज से कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तो क्या बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर, जल्दी से ड्राइव करिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, फटाफट देख ले। फास्ट,
क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, एनी डाउट? जल्दी बोलो। क्लियर? जल्दी बताओ फटाफट। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जब मैंने बात की आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी में जब समझाने की कोशिश की तो कितना बोला, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला होता है साहब? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आपको दूसरी बात समझा रहा हूं, ठीक है? एक बच्चा है हमारा सुरेश बंसल, बहुत ही नादान बच्चा है, पता नहीं कहाँ केमिस्ट्री वेमिस्ट्री उसको क्या पढ़ रहा है। वो कह रहा है सर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है क्या? बेटा सुन, एनर्जी मतलब वर्क। कितनी छोटी सी बात पूछ रहे हो आप सुरेश बेटा। और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सक्लरेशन। बोर्ड पर देख बेटा, अब मास का यूनिट केजी होता है, बोर्ड पर देख। एक्सक्लरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको लिखते थोड़ी ना है, लिखेंगे, इसी को बोलते हैं सुरेश बेटा जूल्स। क्या होता है कि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं तो दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए फोकस बेटा सुरेश और बाकी सब बच्चे उस पर करो जो रिक्वायर्ड है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का यूनिट होता है। लेकिन ये कहीं रिक्वायर्ड ही नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड है तो पता होगा कि इसी को जूल्स कहते हैं। तो इसलिए क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? इसके लिए आपको जो मैं बेसिक करा रहा हूं पहले वो समझो। आ गई बेटा स्विच बात समझ में? आगे बढ़ो। अब आओ जरा जल्दी से नई बात। तो आज से किसी ने बोला काइनेटिक एनर्जी, तो हम उससे कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब सभी बच्चे मोमेंटम जानते होंगे, या तो अभी के क्लासों में पढ़ाया है आपने या नाइन्थ में भी पढ़ा है, जो बच्चे नए आए हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा सब जानते हैं, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सब जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं? हाफ एम वी स्क्वायर था, ये ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे हो गया एम। भाई ऊपर मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी एम से करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा एम से मल्टीप्लाई करूंगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं हाफ एम वी का होल स्क्वायर। बोर्ड पर समझना, हाफ, और ये एम वी का क्या हो सकता है? होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? एम। और ये जो एम वी है ये क्या है? मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का आज से नया फॉर्मूला पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो नया फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया है काइनेटिक एनर्जी का, इसको भी दिमाग में रखें कि काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m।
99% लोग काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर जानते हैं। 99% बच्चे काइनेटिक एनर्जी को क्या जानते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला पता होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां पर पी जो है वो मोमेंटम है, एम जो है वो मास है। बात समझ गए? तो ये दिमाग में होना चाहिए। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अपन सबको पता है, उसको लिख दो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इस तरह से ड्राइव कर लो बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, तो कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कहां से नया फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहां से एक और नई चीज समझो यार, यहां से एक और नई चीज बता रहा हूं कि ये मोमेंटम का स्क्वायर होता है 2me कर दो। काइनेटिक एनर्जी को जरा ई मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अपन कितना मान लेते हैं? ई मान लो। तो अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को ई मान लिया, मेरी बात समझना, काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन ने ई मान लिया तो ये पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2me। तो मोमेंटम का फॉर्मूला कितना आएगा? अंडर रूट 2me। तो जो मोमेंटम को आप जानते थे m इंटू वी, आज से मोमेंटम आपके लिए अंडर रूट 2me भी होता है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला एक और लिख लो, अंडर रूट 2me। बहुत काम की बातें चल रही है, समझ गए? तो ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहला हाफ एम वी स्क्वायर याद रखोगे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर अपॉन 2m याद रखोगे, है ना, और मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट 2me भी अपन को याद रखना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कर लोगे? जल्दी बोलो, समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है? एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखें क्या करते हैं, कैसे करोगे, जरा समझने की कोशिश करो। पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल देखें क्या करते हो, लिखो क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 4 kg, करो बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest. Body of mass 4 kg initially at rest is applied a force of, is applied a force of 16 Newton, 16 Newton. A body of mass 4 kg initially at rest is applied a force of 16 Newton. Find the kinetic energy after 10 seconds. चलो,
200 जूल्स। ओके, स्नेहा शाह, दिव्यांशी, आकांक्षा तोमर कह रही हैं 3200 जूल्स। ओके, दिव्यांशी 200, दिव्यांशी का गलत है, आकांक्षा का सही है। दिव्यांशी का गलत है, आकांक्षा का सही है, सिमरन का सही है, नहीं, योजित भटनागर का सही है, स्नेहा दीक्षित का सही है, आशुतोष दुबे का सही है, अनन्या शर्मा का सही है ना। 3200 जूल्स आएगा। सुयश बंशल, गलत हो गया बेटा, सुयश तूने कुछ गड़बड़ कर दी, डबल कर दिया आंसर। ये कुलदीप बेटा तूने भी गड़बड़ कर दी, 80 जूल्स नहीं है, ये आंसर होगा 3200। ईशिका का सही है। ओके बेटा, वेरी गुड। मुस्कान खान का सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो सिद्धांत, 3200 जूल्स आ रहा है, राणा का सही है। देखो कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मास दिया है 4 किलो और v मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखो आपको लिखा है इनिशियली एट रेस्ट यानी u0। आरू बेटा ढंग से देखा, मैंने u सही बनाया है, u0, और फोर्स लगाया 16 न्यूटन, तो फोर्स होता है 16, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन 16, और मास है 4, एक्सलेरेशन निकालो, 4 4 या 16, तो एक्सलेरेशन आएगा 4 सबसे पहले। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे आया एक्सलेरेशन, देखो कितना सिंपल है, फोर्स 16 है, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, तो मास इंटू एक्सलेरेशन 16, मास 4 है तो एक्सलेरेशन कितना आ गया 4। अब आप अप्लाई करो इक्वेशन ये 10 सेकेंड्स के बाद, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सलेरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 10। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 40 आ गई। अब यहां रख दो तो कितना आंसर आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 40 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, ये हो गया 2 बेटा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 3200 जूल्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से इसका आंसर आएगा 3200। चेक कर लो फटाफट। तो इस तरह से आंसर आएगा। तो 3200 बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, और ऐसा आप लोगों का आ भी गया कई सारे बच्चों का। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अब करके दिखाओ। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg has a momentum of, a body of mass 5 kg has a momentum of 500 kg meter per second. A body of mass 5 kg has a momentum of 500 kg meter per second. Find kinetic energy. चलो निकालो काइनेटिक एनर्जी फटाफट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, बॉडी का मास 5 किलो है, इसका मोमेंटम इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ फटाफट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा होगा 25,000 जूल्स, बिल्कुल सही है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा p²/2m। अब p कितना है, मोमेंटम कितना है 500,
मोमेंटम कितना है 500, 2। मास कितना है 5, भाई मास कितना है 5, 2 इंटू 5 तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 25, 550, 1 2 3 4 और नीचे हो गया 2 इंटू 5, ऐसे ही आएगा। पी स्क्वायर अपॉन 2m लगाना पड़ेगा, तो 5 या 25 तो ऊपर हो गया 50,000 अपॉन 2, ये 2 से काट दो तो 25,000 जूल्स आंसर आएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से ये आंसर आने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं पहले आपको लास्ट टर्न के असाइनमेंट की। लास्ट टर्न पर जो मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भेजे थे, ध्यान से सुन लो। वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट टर्न पर भेजे थे वो टोटल 7 सवाल थे। पहले तो मैं यहाँ पर नाम अनाउंस कर रहा हूँ जिनका असाइनमेंट मुझे नहीं मिला। नए वाले बैच में, जो नया वाला बैच है, जो अभी नया बच्चों ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर कई सारे बच्चों ने असाइनमेंट को डन कर दिया। और ये 2 बच्चों ने नहीं किया, एक गौरव राय और एक यतन शर्मा। तो गौरव राय और यतन शर्मा, आप मुझे बताएंगे कि आपने क्यों नहीं इसके अंदर जमा किया असाइनमेंट, ये मुझे रीज़न चाहिए। आपके पेरेंट्स तक भी हम बात करने वाले हैं। एक जो दूसरा बैच है, इसके अंदर जो असाइनमेंट था वो देखो किन किन बच्चों ने जमा नहीं किया है, वो देखते जाते हैं असाइनमेंट किस किस ने नहीं किया है। इसमें कई सारे बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, और वो जिन जिन ने नहीं किए हैं वो उसमें आयुषी सक्सेना है, दिशा गोयल है, कीर्ति दौरे है, मानव जैन है, मुस्ताक है, प्राची चौधरी है, प्रशांत पिप्पल है, प्रियांशी जैन है, रिया भार्गव है, अच्छे बच्चे हैं, शिवानी धाकड़ है, स्नेहा दीक्षित है, विधि कपूर है, योजित भटनागर हैं। इन्होंने असाइनमेंट सबमिट मुझे नहीं किया है। और जो मेरा तीसरा बैच है, उस बैच के अंदर भी कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, वो भी मैं आपको नाम अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर। इन सब बच्चों की डिटेल चाहिए कि इन्होंने क्यों असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। आपका वो पेंडिंग है, आप सब ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। अभिज्ञान श्रीवास्तव ने नहीं किया, आदित्यराज सिंह ने नहीं किया, अनुषा उपाध्याय ने नहीं किया, ध्रुव उपाध्याय ने नहीं किया, दिव्यांशी स्वर्णकार ने नहीं किया, जानवी शिवरे ने नहीं किया, कशिश ने नहीं किया, माही गुप्ता ने नहीं किया, नंदिनी शाक्या ने नहीं किया, पलाश मोर्चा वाले ने नहीं किया, प्रतिभा ने नहीं किया, प्रतिभा अग्रवाल ने नहीं किया, संभव अग्रवाल ने नहीं किया, समीर पाल ने नहीं किया, संजना राजपूत ने नहीं किया, श्रुति त्रिपाठी ने नहीं किया, स्तुति चौबे ने नहीं किया, वैष्णवी पांडे ने नहीं किया। तो मुझे आपसे रिटर्न में एप्लीकेशन चाहिए कि आपने असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं किया। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, आप मान के चले मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। पहली और आखिरी वार्निंग है, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उस असाइनमेंट को सबमिट करना है, मतलब करना है। और असाइनमेंट में ही सबमिट होगा। किसी कारण से अगर असाइनमेंट आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होता तो ट्विंकल मैडम को फोन लगा के असाइनमेंट सबमिट कराइएगा। कोशिश तो ये करनी है कि सबमिट असाइनमेंट में ही हो, क्योंकि मेरे पास फाइनल जो मोबाइल के डाटाज हैं वो असाइनमेंट में ही दिखते हैं। अगर आप ऊपर से नंबर 2 में जमा कर दोगे ऑफिस में तो वो आपकी गलती है। आप अपने आप को अपडेट करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। आज मान लो टेक्निकल कारण से नहीं हो रहा, कल होगा यार, तो ये पता करें। अब मैं शॉर्ट टेस्ट भी लेने वाला हूं क्लासों में, मेरी बात समझ लो। शॉर्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी जो मैं टेस्ट लेता हूं वो संडे को लेता हूं। अब मैं टेस्ट क्या करूंगा, जैसे 1-2 दिन मैंने पढ़ा लिया, फिर एक शॉर्ट टेस्ट ले लिया आधे घंटे का, बैच के पहले या बैच के बाद, और हल्के हाल उसका डिस्कशन कर दिया। इस वाले टेस्ट का डिस्कशन मैं अगले टर्न पर करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आज शाम को 8 बजे जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट दोबारा असाइन होगा उन बच्चों को, और सब बच्चों को टेस्ट देना है। अगले टर्न पर मैं टेस्ट का डिस्कशन करूंगा। अब आपको जो लास्ट टर्न का असाइनमेंट था, 7 क्वेश्चन में से जिस क्वेश्चन में भी डाउट है फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। अपना डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो जल्दी से। 7 क्वेश्चन में से जिस क्वेश्चन में भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी भेजिए, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करें। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो जल्दी से। 6-7 सुरेश बंसल का डाउट है, 6-7 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। मैं केवल व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा हूं। 6-7
मैं केवल व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं केवल व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। चलो मैं समझ गया। उल्टा शुरू। सबसे पहले 7 नंबर में कई सारे बच्चों को डाउट है, तो सबसे पहले मैं 7 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कई सारे बच्चों को डाउट है। तो मैं पहले वो डाउट ले रहा हूं जिसमें कई सारे बच्चों को डाउट है, और वो क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैं समझ पाया देख के। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सबसे पहले ले रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चों को डाउट है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहा हूं, 7 नंबर ले रहा हूं। तो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कई सारे बच्चों को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैन वेइंग 50 kgf, तो वेट दिया है 50 किलोग्राम फोर्स, 50 kgf, सपोर्ट्स अ बॉडी 25 kgf ऑन हिज हेड, और उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका वजन 25 kg है। समझाता हूं। What is the work done when he moves a distance of 20 मीटर, 20 मीटर ये चला, 20 मीटर ये चला, when he moves a 20 मीटर up on an inclined 1 in 10, on an inclined 1 in 10, बहुत बढ़िया, up on an inclined 1 in 10, take G 9.8। इसको समझना है, ध्यान से समझो। वो जो मैन है वो ऐसे चला इंक्लाइंड प्लेन पर, और ये एंगल थीटा है। नया क्वेश्चन था, ये एंगल थीटा है। अब वो इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे चला, ये एंगल थीटा है। अब ये आदमी है, बोर्ड पर देखो, ये आदमी है बेचारा, ये आदमी जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और इसके ऊपर वजन है ऐसे 25 kgf का वजन इसके ऊपर है, और इसका मतलब किलो, फोर्स हटा दो आप, तो वजन मान लो, और 50 किलो का आदमी है, तो टोटल kgf को मतलब 25 किलो मान लो। अभी आप फोर्स हटाओ, kgf हटा दो, उसमें kg मान लो आप। तो 25 किलो, तो टोटल मास इसका हो गया 25 + 50 75 kg। बात समझो, 75 kg हो गया टोटल मास। ये बात दिमाग में घुसनी चाहिए कि 75 kg हो गया हमारा टोटल मास। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 75 kg क्यों हुआ भाई, पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं। तो भैया 50 किलो का तो वो खुद है, kgf को आप हटाओ, 50 किलो का तो वो खुद है, कोई kgf पेजिया अभी आप हटाओ, 50 किलो का तो वो खुद है, 25 किलो का वजन उसके ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया 25 और 50। अब नए बच्चों को कुछ बात समझ में नहीं आएगी, पुराने बच्चों को सब बताया मैंने। इसमें नीचे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे mg लगेगा। नए बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे, नए बच्चों का जब कवरिंग बैच हो जाएगा ना तो समझ में आएगा। इधर एंगल थीटा हो जाएगा, इधर ये रिजल्टेंट लगे, ये लगेगा r, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा। पुराने बच्चे जिन्होंने NLM पढ़ा है, जिन्होंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, जो नए बच्चे अभी ग्रुप के हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उनको बाद में पता कराऊंगा। फिर सुन लो, जो नए बच्चे ग्रुप में जुड़े, न्यू ग्रुप 11, जो नए मेहमान हैं हमारे यहाँ के, जो अभी नए नए हमारे यहाँ बच्चे आए, जो नई फैमिली में जुड़े, उनको ये बाद में आएगा, अभी बस लिख लो। अब पुराने वाले बच्चे सुनो, इधर mg sin थीटा लगेगा, इधर लगेगा फोर्स F, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, होता तो बताता। तो कुल मिला के फोर्स हो गया mg sin थीटा, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात समझना। और फोर्स हो गया mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट लिखा है 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट लिखा है 20 मीटर। अब नई बातें, मास कितना है 75, मास कितना है 75, जी की वैल्यू उसमें लिखी है 9.8, इसलिए मजबूरी है हमारा 9.8 लेना, अदरवाइज हम 10 ले लेते। अब मेरी बात नई, जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसा लिखा हो 1 in 10, नई बात, नई बात, नई बात सुनो जरा, थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा नेटवर्क वीक आ रहे हैं, तो आप तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। नई बात बता रहा हूं, 1 in 10, इसका मतलब साइन थीटा 1/10 है। अगर कहीं लिखा है 1 in 10, इसका मतलब साइन थीटा 1/10 है। कहीं लिखा है मान लो 5 in 7,
इसका मतलब साइन थीटा 5/7 है, नई चीज बता रहा हूं, कहीं लिखा है 5/7, इसका मतलब साइन थीटा 5/7 है। अभी फिलहाल आपके पास जो लिखा है उसके हिसाब से जो साइन थीटा है वो साइन थीटा 1/10 है, 1/10, और डिस्प्लेसमेंट 20 है। एक काम करो, जी को 10 ही मान लो यार, जी को 10 मान लो, 10 कट जाएगा, चक्कर में मत पड़ो, सिंपल कर लो, जी को 10 ले लो, काट दो उसको, जी को 10 ले लो, कट गया तो आंसर आ गया 75 × 2 कितना हो जाएगा 150, 1500 जूल्स। तो वर्क डन आ जाएगा 1500 जूल्स, इसका आंसर 1500 जूल्स आ गया। इसका आंसर क्यों आ गया, क्योंकि अपन ने यहां पर जी को 10 ले लिया, हटाओ जी को 9.8 मत लो क्योंकि 10 कट रहा है, टेक जी 9.10। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल था। बहुत ऊपर जा रहा है इंक्लाइन प्लेन, तो यहां दो बातें समझने की थी। पहली बात समझने की थी 1/10, तो जब भी ऐसा लिखा है 1/10, 2/5, मतलब ये साइन थीटा 1/10 है, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो 1/10 है। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, क्लियर है, बातें समझ में आती हैं, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं, जल्दी बोलो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, कुछ बच्चों को डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल इज एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F1 है 2i, ये भी नए बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वेक्टर के बाद आएगा 2i - 3j + 4k, ये फोर्स है, एंड F2 -i, F2 दिया है -i + 2j -3k, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई ए से बी पर, ए के पॉइंट्स हैं, ए के पॉइंट्स हैं 210 और बी के पॉइंट्स हैं -3 -4 2, -3 -4 2। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी लोग समझो, -3 -4 2। फाइंड द टोटल वर्क, अब इसमें लगेगा वर्क का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो नेट फोर्स होगा दोनों का सम, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का सम, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 2i - i -3j + 2j -j + 4k -3k + k, तो फोर्स तो आ गया i, दोनों को जोड़ोगे तो 2i - i -3j + 2j -j 4k -3k + k, ये तो आ गया आपका, क्या चीज आ गई, फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो नए बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जो फाइनल पोजीशन है वो ये है, अब आप देखना आई जे के, तो -3i -4j + 2k, पुराने बच्चों को समझ में आएगा, नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाया जाएगा, परेशान ना हो, सारे कवरिंग बैच में होगा। ये कैसे होगा, माइनस से, क्योंकि XYZ माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 2i + j + 0k, 0k के ये 2i हो गया + j + 0k, तो ये हो गया -3i -2i -5i -4j -5j + 2k, ये आ गया, ये आ गया। अब आप यहां रख दे वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू आएगी i - j + k डॉट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी -5i -5j + 2k। आप सबको समझाया है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, तो i डॉट i -5, ये तो सब 0 हो जाएगा, -j +5 और +2, तो आंसर आ जाएगा 2 जूल्स, बाकी सब कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 जूल्स। ठीक है, चेक करो फटाफट।
क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? अब इसी तरह से अब आप 5 नंबर वाला समझ लेना, इसी तरह से आप मुझसे 5 नंबर वाला समझ लेना। सेम क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 2 नंबर और पूछा है, 2 नंबर और बता देता हूं। 2 बच्चे ने 5 नंबर वाला सिमिलर है, 2 नंबर वाला समझो। 2 नंबर, 2 नंबर में लिखा था कैलकुलेट द अमाउंट वर्क डन बाय लेबर हु कैरीज एन ब्रिक्स। तो एक लेबर है, ये लेबर है, इसके सिर पर ब्रिक्स हैं, ईट, एन ब्रिक्स हैं, ऐसे एन ब्रिक्स हैं, एन ब्रिक्स हैं, इसके सिर पर ब्रिक्स है, एन ब्रिक्स, और हर ब्रिक का मास एम है, हर ब्रिक का मास एम है, और वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है हाइट एच, ऐसे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एच, हाइट जा रहा है, और फोर्स ऐसे लगेगा एम जी। तो वर्क डन होता है, आपको पता है, एफ एस कॉस थीटा। जब ऐसे जाते हैं फोर्स कितना होगा एम जी, एस कितना है एच ऊपर जा रहा है, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा होगा, सुनो, फोर्स होगा मास इंटू एक्सक्लेरेशन, डिस्प्लेसमेंट एच है, और कॉस थीटा 180 हो जाएगा, कॉस 180। कॉस 180 क्यों होगा? क्योंकि ऐसे अपोजिट जा रहे हैं। अब मास होगा एन एम, एन एम क्यों? क्योंकि एक ब्रिक एन की है और मास एम है, और एक्सक्लेरेशन होगा जी एच, और कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन आएगा माइनस एम एन जी एच, माइनस एम एन जी एच, इस तरह से आएगा। वहां पर माइनस साइन शो नहीं किया मैंने, इसलिए बता दिया कि अपोजिट जा रहा है। वहां पर माइनस साइन शो नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आपका अपोजिट जा रहा है, तो इस तरह से ये चीजें पूरी हो जाएंगी। समझ गए?